नमस्कार। आज हमारे साथ इंटरव्यू में जुड़े हैं नवाब मलिक। नवाब मलिक जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं। नवाब मलिक जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम आज नवाब मलिक से बात करेंगे शाहरुख खान के बारे में। हम आज नवाब मलिक से बात करेंगे आर्यन खान के बारे में, समीर वानखेड़े के बारे में। चलिए बात करते हैं नवाब मलिक से। मलिक साहब नमस्कार और HW न्यूज में आपका स्वागत है सर। मलिक साहब, डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन में आ जाता हूं। सर ये बताएं, आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो? आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एनसीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप बॉलीवुड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, शाहरुख खान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो या आपके दामाद को रिप्रेजेंट कर रहे हो? ये लड़ाई किसको आप रिप्रेजेंट करके कर रहे हो सर? देखिए, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इनजस्टिस जिनके साथ हुआ है, उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं कोई पार्टी की तरफ से या बॉलीवुड की तरफ से या परिवार की तरफ से नहीं, लेकिन जो अन्याय हो रहा है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फेक केसेस में लोगों को फंसाया जा रहा है, 100 से अधिक लोग बेगुनाह जेल में डाले गए हैं। बड़े पैमाने पे शहर में डर पैदा करके हजारों करोड़ रुपया वसूला जा रहा है। जो अधिकारी गैर कानूनी ढंग से एक लोगों के मन में भय पैदा करके ड्रग का कारोबार धड़ल्ले से चलवाता है और लोगों में डर पैदा करके, हो सकता है कुछ लोग एडिक्ट हों, उनको आइडेंटिफाई करके उनमें डर पैदा करके पैसा वसूल कर रहा है, बेगुनाह जेल में जा रहे हैं। इसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। मैं कोई किसी संस्था के या व्यक्ति के या किसी दल की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं लड़ रहा हूँ, बेगुनाहों की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। सर अगर सरकार की तरफ से आप नहीं लड़ रहे हो सर, तो एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। सर महाराष्ट्र का गठन हुआ था May 1, 1960 में। 1960 से लेकर आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है सर जब सेंट्रल एजेंसीज इतनी हावी पड़ी है महाराष्ट्र के पुलिस फोर्स पर, पुलिस दल पर। वो CBI हो, वो ED हो, वो IT हो या पटना पुलिस भी हो। दिस इज ऑर्गन्स ऑफ पावर, दिस इज मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। लोगों को दबाने के लिए, सरकारें गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के कई राज्यों में हुआ है। बहुत सारे MLA इसी के जरिए तोड़े गए, सरकारें गिराई गई इसके जरिए, और ममता बनर्जी जी को भी इसी तरह से परेशान किया जा रहा था। लेकिन जब जनता को ये समझ में आने लगता है कि आरोगेंस ऑफ पावर्स है, मिसयूज ऑफ एजेंसीज है, तो जनता ही इसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। बंगाल में हमने देखा, वही चीज महाराष्ट्र में लगातार होती रही। आपको शायद याद होगा कि पिछले चुनाव से पहले कई लोग एनसीपी कांग्रेस छोड़ के चले गए। पिछले चुनाव के पहले पवार साहब को ED का नोटिस आया ताकि सरकार एनसीपी को बदनाम कर दिया जाए। जब हम लोग खड़े हुए तो ED ने अपना नोटिस वापस ले लिया। फिर ये सरकार बनने के बाद लगातार उसी तरह का खेल हो रहा है, अलग अलग एजेंसी का इस्तेमाल करके सरकार बदनाम कैसे हो, सरकार के खिलाफ लोगों में मन में घृणा पैदा हो, कुछ MLA मिनिस्टर डर जाए, पार्टी छोड़ दें, या कोई एक दल डर जाए, इस तरह का खेल हो रहा है। लेकिन हम लोग इन कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं, हम डट के मुकाबला करेंगे। मैं देखिए, आपको मैं बता दूं, आपने कहा कि पटना पुलिस, जिस तरह से अभी 3 घटना सामने है। एक है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद जुरिडिक्शन नहीं था, केस बिहार में रजिस्टर किया गया, बिहार की सरकार ने CBI के हवाले कर दिया। तो ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। और हत्या का मामला दर्ज करके CBI ने सारी जांच की, लेकिन 15-16 महीने हो गए, आज तक नहीं आ पाई। जो रिपोर्ट एम्स की भी आई है उसमें सुसाइड है, ये क्लियर हो गया। लेकिन उस घटना को लेके एक माहौल बनाया गया बिहार चुनाव में फायदा उठाने का। उस घटना को लेके इस वानखेड़े साहब को यहाँ पे लाया गया, पूरे बॉलीवुड को बदनाम किया जाए, रिया चक्रवर्ती का विचंड करने का काम किया गया। और उसके बाद आपको बता दूं, 2 केसेस रजिस्टर हुए 16 ऑफ 2020, जो दिल्ली के डायरेक्ट एजेंसी ने आके यहाँ पे रजिस्टर किया था, जिसमें रिया चक्रवर्ती और कई लोगों को परेशान किया। उसके बाद एक 2020 का 15 नंबर का केस है, जिसमें सारी बॉलीवुड को बुला बुला के लोगों को मीडिया के सामने उन्हें बदनाम किया गया, लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर 15 महीने कोई केस ओपन है, या तो क्लोजर कर दो या गिरफ्तार करके चार्जशीट कर दो। तो एनसीबी का इस्तेमाल करके पूरी बॉलीवुड को भी बदनाम करने का खेल किया गया। जैसे कि बॉलीवुड की स्टार है, वो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होते हैं,
अगर किस पे आरोप लग जाए कि ये ड्रग से जुड़ा है, तो सारे विज्ञापन उसके खत्म हो जाएंगे, सारी जो भी एड एजेंसी है उससे दूरी बना लेगी, कोई फिल्म में काम नहीं मिलेगा। तो उनको पैसा दिया गया, बॉलीवुड को बदनाम भी किया गया, और लोग तो दिल्ली हाईकोर्ट में गए, उस पे बहुत सारे चैनल पे जो खबरें चल रही थी उसे भी रोकने का काम किया गया। तो एक मल्टीपल पूरा एंगल था ये सारी चीजों के जरिए, खास करके करके एनसीबी का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र को बदनाम किया जाए, बॉलीवुड को बदनाम किया जाए, सरकार को बदनाम किया जाए, और उसका पॉलिटिकल फायदा मिलने वाला था, इसलिए किया जा रहा था। सर ये बॉलीवुड को टारगेट क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, सॉफ्ट टारगेट होता है बॉलीवुड, और बॉलीवुड को टारगेट कर देने से लोग डर के बहुत पैसा देते हैं। साथ ही साथ में बॉलीवुड को टारगेट कर देने से एक और थ्योरी है, जो बॉलीवुड के जरिए सुशांत सिंह का मामला उछाला गया, जिससे बिहार में चुनाव का फायदा हो रहा था। और साथ ही साथ जो हमारे योगी महाराज हैं, वो नोएडा में कहीं ना कहीं फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। वहाँ के ताजमहल होटल में रुके लोगों से लॉबिंग उन्होंने की कि चलिए वहाँ पे फिल्म सिटी बनी है, फिल्म इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट होनी चाहिए। इस तरह का भी प्रयास होता रहा, लेकिन बॉलीवुड एक ये दादा साहब फाल्के से लेके आज तक सभी, चाहे महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे आंध्रा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, या उत्तर प्रदेश, बिहार हो, सभी लोगों को यहाँ पे पहचान दी है। बॉलीवुड कोई महाराष्ट्र का बॉलीवुड है ऐसा नहीं, बॉलीवुड ये देश का बॉलीवुड है, और बॉलीवुड दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करता है, भारत की संस्कृति को पहुंचाता है। बॉलीवुड देश के जीडीपी में 3% की उसकी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है, लाखों लोगों को रोजगार देता है। बॉलीवुड कहीं भी यूट्यूब नहीं बन सकता, ये योगी जी को समझना पड़ेगा। यू जस्ट स्पोक अबाउट एक्सटॉर्शन। सर ये एक्सटॉर्शन कर कौन रहा है? समीर वानखेड़े और उनकी प्राइवेट आर्मी कर रही है। जो ये आर्यन खान का मामला है, जब ये केस आया तो आपने देखा होगा कि एक सेल्फी वायरल हो गई जो केपी गोसावी की थी। हमारे दामाद को भी नाजायज फंसाया गया था। हम लोग बहुत दिन से इसको ट्रैक कर रहे थे कि इनका मॉडल ऑपरेंडी क्या है, कैसे करते हैं, फेक केसेस कैसे बनाते हैं। उस सेल्फी के बाद जो ये एनसीबी थी, उन्होंने कहा कि ये हमारा अधिकारी नहीं। फिर मैं बॉम्बे में प्रवक्ता 9 साल से प्रवक्ता हूँ, 25-26 साल से एमएलए मिनिस्टर रहा। तो सारे प्रेस वालों से मेरी जान पहचान है, जो वहाँ पे स्ट्रिंगर टेलीविजन के बहुत सारे कैमरामैन थे। हमने वहाँ की वीडियो मंगाई। उसके बाद एनसीबी ने कहा कि ये हमारा ये है नहीं। तो सारी जांच करने के बाद ये सामने आया कि केपी गोसावी और मनीष भानुशाली ये आर्यन खान को और जो मर्चेंट नाम का लड़का है उसे हैंडल कर रहे थे। फिर हमने सवाल खड़ा किया। उसके बाद हमने सवाल खड़ा किया कि बीजेपी के एक नेता है मोहित कंबोज, उनके साला ऋषभ सचदेवा, गाबा और आमिर फर्नीचर वाले को कैसे छोड़ दिए। फिर हमने सवाल उठाया कि ये फ्लेचर पटेल जो इनका फैमिली मेंबर है, वो कैसे सब जगह पंच हो जाता है। तो ये पूरा खेल एक प्राइवेट आर्मी है, लोगों में डर पैदा करती है। और जो 15 ऑफ 2020 है उसमें 30 से ज्यादा फिल्म वालों को बुलाया गया, उनसे भी पैसे बड़े पैमाने पे वसूले गए हैं। इनके वसूली करने वाले ड्रग पेडलर भी है, कुछ पत्रकार भी हैं जो इनके नाम पे वसूली कर रहे हैं। एक बड़ा रैकेट चल रहा है। एक आदिल उस्मानी नाम का एक व्यक्ति है जो इनका सारा पैसा जमा करके यहाँ से वहां करता है। धीरे धीरे चीजें हम जुटा के लोगों के सामने रख रहे हैं, और पूरा एक एक्सटॉर्शन का, लोगों को किडनैप करके रैंसम लेने का मामला। आर्यन खान के मामला तो क्लियर कट है, एक तरह से किडनैपिंग की गई, रैंसम मांगा गया, और ये सारा एस्टेब्लिश हो रहा है। कुछ दिनों में एफआईआर दर्ज होगा और गिरफ्तारी साफ हो जाएगी। आप बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हो, बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन हो आप। यू वर्क वेरी क्लोजली विद द गवर्नमेंट। सर आपको लगता है एक अधिकारी के हाथ में इतना हक है कि एक्सटॉर्शन खुद ले विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल बैकिंग? देखिए, उनके पीछे क्या है, जब देखिए जब परमवीर सिंह थे तो लोग खुल के सामने नहीं आ रहे थे। एक बार शिकंजा कसेगा तो लोग खुलकर सामने आएंगे, बताएंगे कि ये किन्होंने कितना पैसा दिया, कहाँ कहाँ वसूली हो रही थी। तो अब ये किसको साथ खड़े हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट है तो कौन लोग इनके साथ है। बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के कोई भी अफसर 14 साल तक इस शहर में पोस्टेड नहीं रह सकता, बिल्कुल और इतनी बिल्कुल। हिम्मत भी उसकी नहीं हो सकती कि इस तरह से काम करे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट है, आने वाले दिनों में चीजें खुलेंगी। सर ये समीर वानखड़े को लाया कहाँ? एक आईआरएस ऑफिसर एक ड्रग इंस्टीट्यूशन में, ये हुआ कैसे? तो देखिए, ये कह रहे हैं कि मैंने खुद एप्लीकेशन की थी इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया। हमें लगता है ये
जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, एक उनको टारगेट दिया गया होगा कि आप जाइए इस तरह से चीजें करो, इसलिए वो कर रहे हैं। हमें लगता है जब पॉलिटिकल कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है, तभी इस तरह से अधिकारी बेलगाम हो जाता है। मैं नहीं कहता हूँ कि भाई एनसीबी कार्रवाई ना करे, 35 साल में एनसीबी के ऊपर कभी सवाल नहीं उठा, लेकिन जिस तरह से पब्लिसिटी ले रहे थे, जिस तरह से डर का माहौल पैदा कर रहे थे, जिस तरह से वसूली हो रही थी, तो हमें लगता है जब अन्याय होता है, जैसे हमारे दामाद को इसलिए फंसाया, मैं आपको बता दूं कि जब फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर ये कार्रवाई कर रहे थे, मतलब उनको बुला बुला के कैमरा लगा के लोगों को बुलाया जाता था, तब मैंने एक बयान दिया था कि एनसीबी अपना जो मैंडेट है वो नहीं कर रही है। ये 2 ग्राम 4 ग्राम ये एडिक्ट लोगों को पकड़ना ये एनसीबी का काम नहीं है। लोकल जो एक पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल या इंस्पेक्टर लेवल का अफसर है वो एनसीबी काम कर रही है। तो सारे पत्रकार मेरे पास 2-4 लोग आए, उन्होंने कहा कि वानखेड़े साहब आपसे नाराज है। मैंने कहा वानखेड़े साहब कौन नाराज है? बोले नहीं, एनसीबी के अधिकारी, आपने जो बयान दिया ये ठीक नहीं है, वो नाराज हो गए। मैंने उनसे कहा कि वानखेड़े साहब जब पैदा हुए तो हम राजनीति कर रहे थे उसी मझगांव के कॉलेज में, तो उनका जो बैकग्राउंड है वो मुझे पता है, उनके फादर कौन थे, मदर कौन थी, क्या थे, ये सारी मेरी जानकारी है। बोलो इस तरह से बदतमीजी मत करो, परेशानी होगी। उसके बाद हमारे दामाद को फ्रेम कर दिया ताकि नवाब मलिक इन चीजों को बोल ना पाए या आगे उनका जो सारा काला अध्याय है वो लोगों के सामने ना आए। तो हमें लगता है एक व्यक्ति एक मंत्री के दामाद को फ्रेम कर सकता है। फिल्म वाले कई लोग हैं, अरमान कोहली को फ्रेम कर दिया उन्होंने। एक नाइजीरियन का मामला है जो एक आमले नाम का उसका विटनेस थे, उसने बोला कि मेरी खबर पे ही इन्होंने छापा खारघर में मारा था, और हम लोग गए तो वो नाइजीरियन भाग गया। उसके बाद पूछा कि नाइजीरियन कहाँ रहते हैं, तो एक किचन में ले जाके वहां से 2 नाइजीरियन को उठाया और हमारे से ब्लैंक पेपर पे साइन ले लिया और एक फेक केस बना के नाइजीरियन को जेल में डाल दिया। जब इस तरह से चीजें सामने आने लगी तो मुझे लगा कि इनको एक्सपोज करना पड़ेगा। उसी दिन से हम लोगों ने काफी इस पे मेहनत की और धीरे धीरे चीजें एक्सपोज करने का काम किया। आने दिनों में और भी एक्सपोज करेंगे। 26 मामले हैं जो फेक इन्होंने बनाया। मुझे अंदर के ही अधिकारियों ने एक पत्र लिख के बताया, हमने डीजी एनसीबी को लिखा है, वो सहारा ले रहे हैं कि विजिलेंस कमीशन का एक सर्कुलर है कि जो एनोनिमस लेटर्स होते हैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसी में के केसेस नाइजीरियन वाला फेक है ये प्रूव हो रहा है, तो जिम्मेदारी बनती है 26 केसों का प्रूव करने का काम करे। ऐसा ना करके अगर किसी को बचाया जाएगा तो हमें लगता है लड़ाई है, आगे लड़ेंगे, न्यायालय तक भी मामला जाएगा। मलिक साहब, आपने इतना इसमें इन्वेस्टिगेट किया है, इतना ये केस के अंदर आपने घुस के इन्वेस्टिगेट किया है। सर मैं आपको वापस पूछना चाहता हूं सर, वानखड़े को लाया कौन? नहीं, केंद्रीय एजेंसी है तो केंद्र सरकार के तहत है। तो जो महाराष्ट्र में एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज उनके इशारे में पोस्टिंग सारी होती है, किसको टारगेट करना है, किसके खिलाफ कुछ करना है, ये भी डिक्टेट वो करते हैं। ये सच्चाई है, उसमें कोई भी ऐसी छुपी बात नहीं है। हमें लगता है उन्हें लाया गया तो पॉलिटिकल बीजेपी के लीडर उसमें थे। तो जाहिर सी बात है, एक आदमी एक अधिकारी इंडिविजुअली एक्सटॉर्ट नहीं कर पाएगा पैसे। अगर पैसे एक्सटॉर्ट करना है तो उनको पॉलिटिकल बैकिंग की जरूरत है, जो हमने बात की। देखिए मेरे पास कल मैं रिवील करूंगा कि हवाला से पैसे दिल्ली भी भेजते थे। अब दिल्ली से किसके पास जाता था, एक बार कार्रवाई होगी तो सारी चीजें होगी, कहाँ से पैसा लिया, कहाँ गया, हवाले से कितना गया, हवाला वाले ने किसको दिया। ये जब चीजें कार्रवाई होगी, शिकंजा कसेगा, तो इसके पीछे कौन कौन लोग हैं वो सामने आ जाएगा। मैं बिना तथ्य के किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कल की प्रेस में मैं हवाला रैकेट का एक व्हाट्सएप चैट है, जो पैसा हवाले से भेजा गया, हवाला वाले से पूछ रहा था भेजने वाला कि भाई चिट्ठी क्या है, रिसीट। वो कह रहा है कि रिसीट थोड़ी हवाले के पैसे की होती है। तो हवाले से भी पैसे भेजे जा रहे थे एक्सटॉर्शन के। ये कल हम व्हाट्सएप चैट लोगों के सामने रखेंगे। तो ये आप बता रहे हैं कि ये खुलासा है, दिस इज ब्रेकिंग दैट हवाले से पैसा दिल्ली में भेज दिया गया, ये आप बता रहे हैं आज? और ये 100% ये व्हाट्सएप चैट कल मैं लोगों को दिखाऊंगा। बहुत सारी चीजें कल खोलेंगे जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे एक्सटॉर्शन हुआ है, और आज नहीं कल वो चीजें प्रूव होंगी। सर मुझे एक चीज बताएं सर, वॉज मनी टेकन फ्रॉम योर सन इन लॉ? क्या आपके दामाद से भी पैसे लिए गए थे? नहीं, मेरे यहाँ से पैसे नहीं लिए गए। एक आशीष रंजन नाम का एक अधिकारी है, उसने उससे पूछा, नहीं उसने उससे कहा कि मुझे रेंज रोवर गाड़ी लेनी है। तो
इनडायरेक्टली वो इंडिकेट कर रहे थे कि आई वांट दिस मच मनी 2.5 करोड़ रुपीस। ही वाज स्ट्रेंज। लेकिन ये सवाल आशीष रंजन ने उनके सामने रखा था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरे मुंह से वीबी सिंह का नाम निकला था, लेकिन वो वीबी सिंह नहीं, आशीष रंजन नाम का एक अफसर है। उसने एनसीबी कहा का, था आई वांट एनसीबी टू का बाय अफसर सर, रेंज रोवर। यस, एनसीबी को। एनसीबी। एंड आपने वो रेंज रोवर का उनका इच्छा पूरी किया? नहीं, सवाल ही नहीं होता। इस तरह से बात कही गई थी, ये सच्चाई है। और ये हम ऐसे नहीं कि कल हमारे मुंह से नाम वीबी सिंह निकला था, वो वीबी सिंह नहीं, आशीष रंजन है। देवेंद्र फडणवीस ने ये बताया था कि दिवाली के बाद जो है देयर इज गोइंग टू बी अ बिग बॉम्ब एक्सप्लोजन एंड ऑल ऑफ दैट। तो दिवाली खत्म हुआ, वो क्या है वो बॉम्ब एक्सप्लोजन? नहीं, वो कब फोड़ते हैं? देखो, उन्होंने कहा है कि इनका अंडरवर्ल्ड से नेक्सस है। 62 ईयर्स की मेरी एज है। मैं 45 ईयर्स से पॉलिटिक्स में हूँ, 26 ईयर्स से एमएलए एंड मिनिस्टर रहा। आज तक मुंबई सिटी में कभी भी मुझ पे इस तरह का दाग कोई लगा नहीं पाया। अब वो हमने जो उनकी मैम का जो एल्बम था, उसमें एक ड्रग पेडलर ने फंडिंग किया था जिसका नाम जयदीप राणा था। वो बोलने के बाद शायद वो डिफेंसिव होके इस तरह से बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैं दिवाली बाद बम फोड़ूंगा। बम फोड़ना गुनाह है। तो एक्सप्लोजन करने वाले होंगे जो पॉलिटिकल होगा कि मेरे अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो फूटेगा। ज्यादा देर इंतजार करेंगे तो शायद उनके हाथ में फूट जाए, उनको अपना नुकसान हो जाए। हम तो इंतजार करते हैं वो कुछ करें, तो हम उनसे बड़ा एक एक्सप्लोजन महाराष्ट्र में कर देंगे ताकि लोगों को सच्चाई मालूम पड़े। मलिक साहब, आप एक मुसलमान हैं, तो इज इट एक ट्रेंड होते जा रहा है कि अगर एक मुसलमान ने बात किया तो अंडरवर्ल्ड के साथ या आईएसआईएस के साथ या इनके साथ उनको जोड़ा जाता है? ये एक ट्रेंड है? No, this is trend. This is trend. But despite I'm a Muslim, nobody has linked me with the underworld करेक्ट। since last 62 years. First time somebody is trying to allege me or link me with underworld, I think they cannot. But there is a trend in the country. Any Muslim is there, he can be linked with the underworld. He can be linked with the terrorist gang or आतंकवादी पीपल। वो इस तरह से लिंक करते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से डरते नहीं। वी आर इक्वल सिटीजन। इस देश में सभी नागरिक, चाहे धर्म उसका कोई भी हो, सब बराबर का नागरिक है। और कोई भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लोगों को रहना नहीं चाहिए। सभी लोगों का बराबर अधिकार है। एक मेंटल वॉर है, साइकोलॉजिकल वॉर है लोगों को डराने का। लोग डरे नहीं, हम लोगों को कहना चाहते हैं। सर, इज शाहरुख खान टारगेटेड बिकॉज ही इज अ खान? He is a Khan. He was against Bharatiya Janata Party. I don't know. Extortion was the motive. उनको शाहरुख खान खान है इसलिए टारगेट किया गया, मैं इस तरह से नहीं कहूंगा। लेकिन फिल्म के अंदर इस तरह से एक चीजें बार बार सोशल मीडिया पे या जो राइट विंग के लोग हैं, इन लोगों को टारगेट करते रहते हैं। सच्चाई। अब मोहित खंबोज की तरफ बढ़ते हैं। सर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह दिया था। मैं कुछ के उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक आध क्वेश्चन मुझे पूछना है। सर, ये सुनील पाटिल कौन है और वो एनसीपी से कनेक्टेड आई कैसे हैं? नहीं, देखिए, सुनील पाटिल ये धुलिया का रहने वाला है। इस पूरे एक्सटॉर्शन में या जो रैकेट है, पिछले 6 महीने से 7 महीने से होटल में ललित में रूम बुक था। जो मैंने अपने ट्वीट में कहा था कि हम बताने वाले हैं। ये एनसीपी का कोई भी वर्कर नहीं। पिछले 7-8 साल से इसके भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर और इवन अमित शाह जी के साथ भी तस्वीरें और वीडियो है। तो ये पॉलिटिकल कनेक्टेड है। हम किसी पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन प्रूफ है, फ्रॉड है। ये वन ऑफ द गैंग मेंबर है, में है, केपी गोसावी है और कंबोज साहब का भी इसमें रोल है। मैंने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कंबोज साहब का साला जो ऋषभ सचदेवा है, जो प्रतीक बाबा है, आमिर फर्नीचर वाला है, ये लोग भी डिटेन किए गए थे, लेकिन इनको छोड़ दिया गया था। ये सवाल हमने उठाया था। लेकिन मेरी जानकारी है कि आर्यन खान को ये 2 लड़के जो हैं, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला के थ्रू वहां क्रूज तक ले जाया गया। ऋषभ सचदेवा ने ही लिंकअप किया और 27 तारीख को प्लान फिक्स हो गया था। इस पूरे एक्सटॉर्शन के रैकेट में कहीं ना कहीं ये जो समीर वानखेड़े है, इनसे मोहित कंबोज के रिलेशन है। और आज जो प्रेस उन्होंने की है, ही वॉज रिप्रेजेंटिंग वानखेड़े साइड। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके हम कुछ नया बता दिए। हमने ललित की बातें बता दी, लेकिन ललित की आपने बातें बताई, जो आपने व्हाट्सएप चैट दिया है, वो सैमुअल डिसोजा का है। कल बताऊंगा कि सैमुअल डिसोजा का क्या कैरेक्टर है। कल बताऊंगा कि कैसे हवाले से पैसे गए, कौन हवाला बेचता है, कौन से पत्रकार यहाँ पे
सेटलमेंट कराते हैं, उनके भी कुछ पत्रकारों के भी एक्सटॉर्शन की वीडियो हम रिलीज करेंगे, जो वानखेड़े और एनसीबी के लिए एक्सटॉर्ट करते हैं। सर ये वानखड़े को केस से निकाल दिया गया, 6 केस से निकाल दिया गया, ओके, बाकी 21 केस में ही स्टिल प्रिविलेंट, उनको नौकरी से नहीं निकाला है। सर व्हाट इज दिस लॉजिक? अगर उनको गिल्टी फाइंड कर रहे हैं, दिस इज एंटायरली डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज। अभी बोला जा रहा है कि 6 केस उनके पास से हटा लिए, उसमें समीर खान का भी केस है। समीर खान का केस तो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट होके चार्जशीट फाइल है, वो कोर्ट में, वहां पर अभी हम लोग क्वेश्चन के लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं, तो उसमें क्या करने वाले हैं ये लोग? एक तो एक चीज है कि नवाब मलिक पे दबाव बनाओ कि हम फिर खोलने वाले हैं, तो हम डरने वाले नहीं। या सही मानों में इन्वेस्टिगेट करके ये उसके अंदर लोगों को डिस्चार्ज करने के लिए रिपोर्ट लगाने वाले हैं, देखते हैं हम लोग। हम तो 26 केस की बात कर रहे हैं, 6 केस क्यों दिया इन्होंने? डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है, अभी मुझे लग रहा है। अगर सीरियस है तो चीजों को 26 केसों को जांचे और अधिकारी जो गलत है उस पर कार्रवाई करे। देखिए, 2 चीजें हैं। जो आर्यन खान का किडनैपिंग और रैंसम वसूली का केस है, उसमें निश्चित रूप से चीजें सामने आ रही है, उसमें एफआईआर दर्ज होगी, लोग गिरफ्तार होंगे। और वानखेड़े साहब तो गए थे कि मुझे सीबीआई या एनआईए को ये केस दे दो, लेकिन मुंबई पुलिस ने बोला है कि हम 3 दिन पहले उन्हें नोटिस देंगे। एक्सटॉर्शन और रैंसम वसूली का एस्टेब्लिश हो गया, तो जो उसमें इन्वॉल्व है उनकी गिरफ्तारी होगी। एक फेक सर्टिफिकेट का है, वो भी चल रहा है। तो हमें लगता है कि अगर उन्हें एनसीबी या केंद्र सरकार बचाएगी भी, तो वो सीरियस मामले हैं जिनमें उनको पनिशमेंट हो सकती है। सर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो किया है ये केस में, ये बात आपको मालूम है इन अ वे? मैं आपको बताता हूँ कैसे। नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि कपड़ा देख के समझो कि वो कौन है, हम कपड़ा देख के समझते हैं कि वो कौन है। तो आपने भी कपड़ा देख के ये समझ लिया कि वानखड़े कौन है। तो इन अ वे ये नहीं, सिंस लास्ट 8 months वी आर मॉनिटरिंग। करेक्ट। उनके हर पिक्चर को देख रहे थे, उनकी पार्टीज की फोटो देख रहे थे, उनके ड्यूटी पे काम करते हुए तस्वीरें देख रहे थे। तो हमने कैलकुलेट किया कि एक अफसर जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए है, तो उसकी बीवी भी 2-4 लाख रुपए कमाती होगी, या साल में 50-60 लाख रुपए की आमदनी किसी परिवार की है, तो वो पार्थे फिलिप का 50 लाख से रेंज जो शुरू होती है घड़ी की, वो घड़ी नहीं पहन सकता। वो 2.5 लाख रुपए की शर्ट नहीं पहन सकता, 2.25 लाख रुपए की टी शर्ट नहीं पहन सकता। हर दिन वो 2-2.5 लाख के जूते नहीं पहन सकता, लुई विटॉन के बेल्ट नहीं पहन सकता। जो वार्डरोब हमारे कलेक्शन में वो 15 करोड़ का है। अगर अपराइट और ईमानदार अफसर है तो 15 करोड़ के कपड़े तो हमने फोटो से निकाले हैं। अब कितने इन्होंने पहने होंगे 5-10 साल में, हमें पता नहीं। इन कपड़े से पता चल रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सर मेरा अंतिम प्रश्न, और आई एम आस्किंग, ये मैं केस के बारे में नहीं बट एक एज अ पॉलिटिशियन मैं आपको ये पूछना चाहता हूं। सर आज एजेंसीज आपस में लड़ रही है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एजेंसी रिप्रेजेंट कर रही है, एजेंसी लोगों को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। अभी सेंटर का एक एजेंसी हुआ है, स्टेट का पुलिस हुआ है, सेंटर का कहने पे लोग एक्ट करते हैं, स्टेट के कहने पे लोग एक्ट करते हैं, एमएलएस को चेंज करने के लिए एजेंसीज को यूज किया जाता है, एमएलएस को खरीद फरोख्त के लिए एजेंसीज को यूज किया जाता है। सर हम कहाँ जा रहे हैं सर? वेयर आर वी गोइंग विद दिस? देखिए, नहीं, इससे पहले इस तरह से चीजें नहीं थी। जिस तरह से देश में पिछले 7 साल से सरकार बनी है, इस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुआ है। हमें लगता है अधिकारियों को भी समझना पड़ेगा कि कानून से आप काम करें। दबाव में आके अगर आप इस तरह से करेंगे तो इसमें आपकी भी ताकत होगी। ये जो एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और एक पूरी तरह से सिस्टम जो डेमोक्रेटिक है वो डरमरा जाएगा। हमें लगता है कि कुछ लोगों को आगे आके रोकना होगा। अगर कोई सच्चाई की लड़ाई लड़ेगा तो हमें लगता है चीजें रुकेंगी। देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते। हमने तो सारी चीजें दांव पे लगा दी। लोगों ने कहा कि जान भी जा सकती है, हमने कहा जाने दो। लोगों ने कहा कि आपकी पूरी जान माल सब चला जाएगा, आपकी इज्जत पद शोहरत सब चली जाएगी। तो मैंने कहा कि सच्चाई की लड़ाई से मैं पीछे हटने वाला नहीं। और 62 साल से मेरा स्वभाव है, इस शहर में लोग मुझे जानते हैं। बहुत सारे आंदोलनों में इतनी हमारी कुटाई हुई, लोगों ने मरा समझ के पटरी पर फेंक दिया हमें आंदोलन में। तो हम लोग हक की लड़ाई लड़ते रहे। सत्ता में रहेंगे तो भी लड़ेंगे, अगर विपक्ष में रहेंगे तो भी लड़ेंगे। सच्चाई की लड़ाई लड़िए, जीत होगी। और खामोश रहने से जो गलत चीजें होती है वो हावी हो जाती है। सच अगर खामोश रहेगा तो जो झूठ होती है चीजें वो जीतती है। इसलिए लोग उठे और सच्चाई के साथ बोले और खड़े हों। हमें लगता है झूठ हार जाएगा। बट सर इज देयर अ फ्यूचर
where central agencies and state agencies will function like what it used to function before, amicably and for the people. क्या ये future होगी? Do you see this future? नहीं हो सकता है, अगर प्रेशर ग्रुप तैयार हो गया, इसी तरह से लोगों ने चेस करना शुरू कर दिया, रॉन्ग डूइंग पे उंगली रखनी शुरू कर दी, तो हमें लगता है पूरा सिस्टम सुधरेगा। और सर अगर ये स्टेट एजेंसीज भी गलत कर रही हो तो आप क्या ऐसे ही आंदोलन कोई करोगे? भी हो, डेफिनेटली इफ एनीबडी इन स्टेट कैडर और स्टेट पुलिस कैडर और कहीं भी अगर कोई गलत करता है तो उसको भी पूरी तरह से नेल डाउन करना पड़ेगा। हमारा ऐसा नहीं कि हम सेंटर के खिलाफ लड़ेंगे, तो इस तरह की चीजें हमारे भीतर भी होगी तो उसको सुधारने के लिए हम काम करेंगे। मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू थैंक मी। यू सर, थैंक यू वेरी मच।